समाज एक जैविक क्रिया है। जिस तरह जंगल में पैदा होते हैं वृक्ष एक दूसरे के पूरक होते होते बढ़ते जाता है जंगल, उस तरह से समाज बनते हैं, नए जन्म लेते हैं, पुराने बनते हैं। भारत गौतम बुद्ध की धरती, राम की धरती, लेकिन ये बताइए भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भय मुक्त भारत का निर्माण कैसे होगा? आवाज दुनिया भर में कई प्रकार की है, लेकिन सामान्य जन की आवाज कोई नहीं। बहुजन ही संपत्ति का निर्माण करता है। 2 दिन की बहस आज तीसरा दिन है, समाप्त होने के उसमें है। उस बहस को दूसरे अंचलों में कैसे ले जाया जाए वो टीम कर सकती है, यहाँ उतरे हुए लोग कर सकते हैं। बनारस काशी नहीं है, वाराणसी जिला है। इसलिए वाराणसी जिले में मैं अगला बहुजन स्वराज पंचायत की घोषणा करता हूँ। तो यहाँ के विस्तार देने की जरूरत इस रूप में है कि हम गाँव की ओर जाएं, जहाँ वास्तव में लोग गिरजाघरों का समाज रहता है। मनुष्य की सोच में जो मनोवैज्ञानिक तत्व हो सकते हैं उन सबको छांट देना। अरे घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो के पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो के पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो के पीव मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है। घट 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 में वही साईं बसत है। कबीर साहब कह रहे हैं कि घट घट में वही साईं बसत है। इस घट के अंदर ईश्वर का भी वास है, इसी घट के अंदर ज्ञान का भी वास है। इसी घट के अंदर से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी बात को कबीर साहब ने कहे घट घट में साईं बसत है। और घट घट में वही साईं बसत है। कट कर बचन मत बोल रे, तुके पीव मिले। कट कर बचन मत बोल रे, तुके पीव मिले। सभी को मेरा नमस्कार। और हम लोग 2 दिन सघन वार्ता कर चुके हैं कि समाज किन परिस्थितियों में फंसा हुआ है हमारा, समाज का संगठन और व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, और हम जो इसको नहीं चाहते इन व्यवस्थाओं को, किन विचारधाराओं के तहत इसका हल खोज रहे हैं। इस पर बहुत सी बातें हुई, बहुत से सवाल उठाए गए। इन सभी सवालों पर सभी लोगों के दिमाग चल रहे हैं। यही नहीं, देश के अनेक इलाकों में ये चल रहे हैं। इन सभी के साथ एक सघन वार्ता की जरूरत है बहुजन स्वराज पंचायत के आगे के कार्यक्रमों में। मुख्य बात यह है कि बहुजन स्वराज पंचायत की जो बातें हुई हैं 2 दिन में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं रखना चाहूँगी। उसके बाद शोध कार्यक्रम के तहत क्या हुआ है
किस तरह से सोचा गया है इसकी बात रखूंगी। हमारा लक्ष्य क्या है? इस बहुजन स्वराज पंचायत का लक्ष्य क्या है? हमें लगता है जो 2 साल 3 साल और लोक विद्या जन आंदोलन, लोक विद्या आंदोलन के जितने भी वर्ष हुए, ये सतत सवाल उठता रहा है कि हमें सबके हित का, सबके सुख का एक समाज बनाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय समाज बनाना है। तो ऐसे समाज के आधार में जब तक न्याय, त्याग और भाईचारा के मूल्य उसके अंदर ही निहित नहीं होंगे, मतलब व्यवस्थाओं और विचारों के अंदर ही जब तक निहित नहीं होंगे, तब तक हम ये समाज नहीं बना पाएंगे, स्वराज बना नहीं पाएंगे। समझ ये बनती है हमारी कि नैतिक ज्ञान नैतिक समाज के निर्माण की बुनियाद होती है, और नैतिक ज्ञान बहुजन समाज के अंदर कसौटियों के साथ उपस्थित रहता है, फैला हुआ होता है, उसको चुनना है और उससे हमको नए समाज के निर्माण की नींव बनानी है। दूसरी बात ये कि जैसा कि स्वागत में भी हमने इसको कहा और फिर दोहरा रही हूँ मैं कि बहुजन स्वराज, लोक विद्या और सामान्य जीवन, इन 4 अवधारणाओं के आसपास हम अपने विचार गूंथ रहे हैं नए समाज के निर्माण में। ये चारों मिलकर ये साधन भी है हमारे, ये हमारी कसौटियां भी हैं, बनाते हैं, और मार्ग भी है और लक्ष्य भी यही है। हमें हर चीज को, जैसे हम जब बहुजन शब्द की व्याख्या करते हैं तो हम उसकी कसौटी सामान्य जीवन में भी देखेंगे, स्वराज की शक्तियों में भी देखेंगे, लोक विद्या के बुनियादी जीवन मूल्यों में भी देखेंगे, और तब कहेंगे कि ये बहुजन क्या है। हम लोगों की समझ ये रही है कि बहुजन यानी सामान्य जन, सामान्य जन यानी सामान्य जीवन जीने वाले लोग। हमारे सामने ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सामान्य जीवन जीने, हम किसी भी पूर्वाग्रह से बचने की कोशिश करेंगे, किन्हीं भी पूर्वाग्रहों से बचने की कोशिश करेंगे। सामान्य जीवन यानी सादगी भरा जीवन नहीं, स्वराज यानी ग्राम समाज स्वराज नहीं, लोक विद्या यानी परंपरागत विद्या नहीं, बहुजन समाज मतलब जातियों में बटा समाज नहीं, समाजों से बना समाज है। अभी तक की जो भी समझ हमारे शासन के वर्ग ने बनाई है, विश्वविद्यालयों में खूब उसमें इजाफा किया है, प्रतिष्ठित लेखन और प्रतिष्ठित साहित्यिक मूल्यों में भी वही विचार आए हैं जो पश्चिमी समाज के समान उसकी नकल पर हमारे समाज को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे आंदोलन के नेतृत्वकारी लोग हों, चाहे वो मॉडल तो वही है, प्रेरणा वहीं से है। तो ये एक दिक्कत है हम लोगों के सामने। हमें ये कहना है कि इन भ्रमों से ऊपर आना है। लोक विद्या परंपरागत विद्या नहीं है, उसमें फंसे नहीं। कई लोग इसलिए जातियां दिखाई दे रही हैं इसलिए जाति को, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तो जाति शब्द कहना ये केवल विश्वविद्यालय की विद्वत्ता और राजनीतिक दावपेच
इनके चलते बहस में, सार्वजनिक बहस में और व्यवस्थाओं में बढ़ती चली गई है। अगर हम अपने बहुजन समाज को हम देखेंगे तो आज तक अगर जातियों का ये नामो निशान नहीं मिटा है, तो इसका मतलब है समाज की समझ जो पश्चिम से आयातित है, समाज शास्त्र में है, वो जड़ है। उसमें समाज वस्तुओं की तरह देख रहे हैं और उनमें आपस में संबंध बनाने के, घर्षण के तरीके देख रहे हैं और उसके मार्फत समाज निर्माण की प्रक्रियाओं को आकार देने की कोशिश में है। इसको छोड़ना होगा। हमारे यहाँ जो तरीका रहा है, अगर हम बहुजन समाज के पास जाएं तो समाज एक जैविक क्रिया है। जिस तरह जंगल में पैदा होते हैं वृक्ष, एक दूसरे के पूरक होते होते बढ़ते जाता है जंगल, उस तरह से समाज बनते हैं, नए जन्म लेते हैं, पुराने मरते हैं। कई एक दूसरे को देने लेने की क्रियाएं करते हैं। जिस तरह से लोक विद्या बनती है, लोक विद्या भी समाज में जितने भी ज्ञान के प्रकार हैं, ज्ञान की धाराएं हैं, उनमें आपस में मिलजुल कर बनती हैं, एक दूसरे को ले देकर बनती हैं, मरती हैं, कुछ नई बनती है, सतत नवीन होती रहती है। तो ये एक समझ इस पूरे आंदोलन, लोक विद्या आंदोलन के पीछे रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये लोक विद्या से जुड़े जितने भी लोग हैं वो बुद्धिजीवी नहीं हैं। जैसा कि कल की बातों में भी आया, बुद्धिजीवी शब्द उनके लिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादातर, जैसा पहले कई सम्मेलनों में कहा, आंदोलनों से आए हुए लोग हैं, सक्रिय भागीदारी करते हैं जो, और आज भी कर रहे हैं। तो ये विचार नहीं है कि ये किसी कमरे के अंदर का लोक विद्या विचार है। ये समाज में खड़े होकर आज भी विद्याश्रम किसान और कारीगरों की पंचायतों का जीवंत स्थल है। किसी भी जगह से लोग आते हैं और यहाँ अपने अपनी समस्याओं और अपने अपने मार्गों की खोज के लिए यहाँ चिंतन मनन पंचायतें करते हैं। तो ये एक लोक विद्या, इसीलिए इसको हम लोगों ने ज्ञान आंदोलन किया कहा है, क्योंकि समाज के निर्माण में एक नए नैरेटिव की जो जरूरत है, उसमें एक नए ज्ञान का आधार भी होना है। हम साइंस के आधार पर नैतिक समाज नहीं बना सकते। साइंस की को किसी भी, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, लोक विद्या आंदोलन किसी को भी दुश्मन नहीं करार देता। हमको किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, नियंत्रित और सीमित करने की जरूरत है। इस अर्थ में कि जैसे साइंस, हम साइंस के प्रति बहुत खराब दृष्टि रखते हैं, यहाँ तक कि उसको कई लोगों ने मानवभक्षी भी कहा। ये बात सही है और उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हम मानवभक्षी कहकर कोई बहुत क्रांतिकारी बात कह रहे हैं ऐसा नहीं। हम ये कहेंगे कि हम लोगों के पास जाएंगे, बहुजन समाज तय करेगा कि साइंस के किस पक्ष से हमें क्या चाहिए, तब तय होगा। हम नहीं बैठकर, या विश्वविद्यालय नहीं तय करेगा। और ये हर इलाके के जलवायु और मनुष्यों के रहन सहन की संस्कृति के अनुकूल तय होगा। तो ये दृष्टि हम आधुनिक राजसत्ता के प्रति भी रखते हैं, हम विश्वविद्यालयों के प्रति भी रखते हैं, और अन्य जो भी संस्थाएं हैं समाज में उनके प्रति हम रखते हैं कि उनकी भूमिका अति हो रही है अगर, तो बहुजन समाज या बहुजन स्वराज पंचायत बैठेगी और कहेगी ये जाति कर रहे हैं, इनको नियंत्रित करना होगा। इतिहास के प्रति भी हमारी दृष्टि ये है कि गौरवशाली परंपराओं का जिक्र विश्वविद्यालय की विद्या में ये किया जाता है कि हमारा राज कहाँ तक फैला। गिरीश जी ने विषय प्रवेश में ही कहा कि दुनिया में अभी सत्ता के ऊपर कितने तरह की बहस चल रही है, और ज़्यादातर उनमें साम्राज्य फैलाने की व्यवस्थाओं को गढ़ने का
शक्तिशाली देशों की तरफ से प्रस्ताव आता जा रहा है। बहुजन स्वराज पंचायत इसके खिलाफ है। किसी भी विचार, किसी भी कार्य पद्धति, किसी भी प्रणाली, किसी भी व्यवस्था का एकाधिकार अथवा साम्राज्य को बढ़ाने का, दूसरे पर अतिक्रमण करने का बहुजन स्वराज पंचायत विरोध करती है और बहुजन समाज का आह्वान करती है कि इस पर सोचे और कदम उठाए कि ये कैसे नियंत्रित किए जा सकते हैं। कृष्ण गांधी जी ने कहा कि अहिंसा के मार्ग अपनाने हैं। यही अहिंसा का विचार है। हम दुश्मन नहीं करार देंगे इनको, हम नियंत्रित करने की अपनी विद्या को अधिक धारदार बनाएंगे। हम अन्याय से का प्रतिरोध करने और एक नई लाइन खींचने का कार्य शुरू करेंगे, नैतिक लाइन खींचने का और उसे अधिक मजबूती से उसका अस्तित्व बढ़ाने का कार्य करेंगे। तीसरी बात जो इस शोध कार्यक्रम के पीछे है वो है वर्तमान परिस्थितियों के प्रति हमारी जो दृष्टि है। काफी कुछ इसमें आ गया है, लेकिन एक दो बातें आज की व्यवस्था में पूरी दुनिया में वित्तीय पूंजी, साइंस और आधुनिक सत्ता का प्रकार, चाहे वो समाजवादी राज्य सत्ता हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के नाम पर हो, चाहे वो रूढ़िवादियों की हो, दक्षिणपंथी जैसे आज हमारे यहाँ है उनकी हो, इन सब का ज्ञान आधार एक ही है। सभी लोग साइंस की बहुत पूजा करते हैं, देव है। बहुजन समाज के खिलाफ चला जाए, सबको मार दिया जाए, फिर भी वो साइंस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तकनीकी को गाली दे देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ होगा, लेकिन साइंस के खिलाफ नहीं है। तो हम इस गठबंधन को चुनौती देना जरूरी समझते हैं अगर आज की व्यवस्था में एक नए समाज संगठन का विचार लाना है। अब ये नए समाज संगठन का विचार अगर आयातित नहीं लाना है तो खोज करना है कि हमारे पास क्या है। शोध कार्यक्रम की यह शुरुआत है। हमें बहुजन समाज के विचार में जो भी ज्ञान है, जीवन मूल्य है, उनकी विरासत है, उनकी परंपराएं हैं, उनका दर्शन है, उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनकी पहल है, उनकी सीमाएं हैं, उनका एक बहुत वास्तविक और भावपूर्ण, मैं इस पर जोर दे रही हूँ, एक वास्तविक और भावपूर्ण आकलन होना है। इनकी शक्तियों के स्रोत जब हम खोजेंगे तो केवल भौतिक रूप से संकेत करके नहीं होगा, उसमें निहित भावों को उजागर करना पड़ेगा। जंगल के प्रति उनकी क्या दृष्टि है, नदी के प्रति उनका क्या भाव है, उसके आधार पर समाज संगठन के प्रकार क्या हो सकते हैं, उस इलाके के विविध समाजों की भूमिकाएं क्या हो सकती हैं, इन सब पर एक शोध कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें पिछले कई सदियों से ये जो देश की सभ्यता ने आकार लिया है, उसने इसको कैसे हैंडल किया है, किस तरह से इसको चलाया है, ये भी एक बात है। लेकिन किसी भी चौखट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि ज्वलंत समस्याओं के साथ हम निर्माण की बात को जारी रखें। हम बंधे न रहें कि ये चीज़ खतरनाक है अगर, या जैसे प्लास्टिक के बारे में हो सकता है, किसी
तकनीकी के बारे में हो सकता है, किन्हीं प्रथाओं के बारे में हो सकता है, जिनको नासमझी में हम अंधविश्वास कह देते हैं। इन सारी चीज़ों के प्रति एक नज़रिया रखना होगा, और वो नज़रिया ये होगा कि क्या ये प्रमुख कारण है आज की समाज में अन्याय का? अगर है तो उसका पैमाना कितना बड़ा है, वो क्यों है, उसने क्या भूमिका अदा की है, उसके बिना हम उसको नकारेंगे नहीं। इन सारी बातों पर एक नए ढंग से विचार करने की ज़रूरत है। तो ये भूमिका रही है हमारी। हमारा जैसा कि परमिता जी ने कहा कि लोक विद्या जन आंदोलन और विद्याश्रम की स्थापना के पहले हम लोग जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे लिए जन आंदोलन एक कसौटी रहा है। जो भी हो, समाजों के जो आंदोलन हैं वो एक कसौटी रहे हैं कि किस तरह से वो लोग सोचते हैं। उनका नेतृत्व नहीं, उनका नेतृत्व फंसा हुआ है। उनका नेतृत्व चाहता तो है कि लोगों को उनके अधिकार मिले, लेकिन वो अपने विचार और अपने मूल्य बहुत कुछ पश्चिमी मत कहिए, लोगों से, बहुजन समाज से अलग परकीय सिद्धांतों और परकीय मूल्यों के तहत देखने की आदत होने से वो फंस जाते हैं और दिशाहीन हो जा रहे हैं। इसमें से निकलना होगा। पिछले करीब कोविड के बाद से, और जब से दिल्ली में किसान आंदोलन उठा है, उसके बाद दो क्रियाएं लोक विद्या आंदोलन में बहुत गंभीरता से चली हैं। एक तो नागपुर से गिरीश जी ने ऑनलाइन चर्चा चलाई है लोक विद्या समूह के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो उसके ट्रांसक्रिप्शन हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, और कुछ जिक्र इन्होंने इस पुस्तिका में भी किया है जो इस पंचायत के अवसर पर प्रकाशित की गई है। आपको विस्तार से कोई भी विषय छूटा हुआ नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में हो रहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे नई तकनीकियाँ हो, राजसत्ताओं में हो रहे परिवर्तन। कोई विषय छूटा नहीं है जिसको लोक विद्या दृष्टिकोण से देखने की और उसमें क्या होना चाहिए इस पर बात करने की विविध चर्चाएं हुई हैं। उसी तरह से विद्या आश्रम पर लगभग पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से आए अनेक तरह के कार्यकर्ताओं के बीच में उन चर्चाओं को लाकर एक सक्रिय पहल विविध इसमें ली गई है। नई नई लाइन खींचने की कोशिश की गई है। बौद्धिक सत्याग्रह, ज्ञान पंचायत और भाईचारा विद्यालय, इस तरह की गतिविधियां, बहुत से कार्यक्रम लिए गए। वहाँ से चलकर हम लोग आए बहुजन स्वराज पंचायत पे आए हैं। खैर, तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे शोध कार्यक्रम का लक्ष्य क्या रहा। इन सारे अनुभवों और इन सारी चर्चाओं और इतने सारे लोगों के योगदान के बाद, जिनकी कोई गिनती नहीं है इस विचार को बनाने में, अनगिनत लोगों ने इस विचार को बनाने में काम किया है। केवल सुनील जी ने या केवल विद्याश्रम ने या केवल इस समूह ने नहीं किया है, इसमें अनगिनत लोगों का योगदान है इसको करने में, बनाने में। तो हमने कुछ प्रस्तावनाओं पर सहमति इस समूह में की है और जगह जगह ज्ञान पंचायत स्थापित कर इन पर लोगों के विचार। इन प्रस्तावनाओं को मैं पढ़ रही हूँ यहाँ, और उनके बल पर हम लोग एक नई लकीर बहुजन स्वराज पंचायत की बनाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं 2 साल से। अभी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो शुरुआत है। पहला है कि यह देश, यह भूमि
बहुजन समाज की है, रही है और आगे बनी रहने के लिए प्रयास करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब क्या सोचते हैं हम? बहुजन समाज की ज्ञान परंपरा, पहली प्रस्थापना है कि बहुजन समाज की ज्ञान परंपरा लोक विद्या में है। बहुजन स्वराज बनाना है तो पहल बहुजन समाज के पास होनी होगी और बहुजन समाज की पहल का आधार लोक विद्या में है। बहुजन समाज की दर्शन परंपरा संत वाणी में है, जो सत्संग में हमें दिखाई देती है। केवल यहाँ तो कुछ पद ही प्रस्तुत किए, आज के पद में बहुत साफ आ गया कि दर्शन और संत वाणी का मतलब क्या है, समाज को कैसे गढ़ना है, कि कौन कौन से भ्रम के जाले सामने पड़े हुए हैं और उनको किन साधनों से हमें बाहर करना है, फेंकना है, जला देना है। अगला है बहुजन समाज की राज परंपरा, स्वराज की परंपरा है। यह प्रस्थापना है और इस पर काम भी हुआ है काफी। हम ही ने नहीं किया है, कई लोगों ने किया है और ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये जो जातिगत 4 वर्ण बताए गए हैं और उनके काम जो गिनाए गए हैं, वैसा वास्तविक बहुजन समाज के इतिहास में दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कहीं हो कहीं नहीं, इसकी खोज होती है। लेकिन विश्वविद्यालय ने जो इतिहास लिखा है उनमें से हम अगर थोड़ी सी सचेतन दृष्टि से उसको पढ़े तो हमें एक भी राजा क्षत्रिय नहीं दिखाई देता और न उसकी राज प्रणाली में हमें कोई ऐसी मनुस्मृति की उपस्थिति दर्ज देखी मिली है। राजा भोज हो, चाहे राजा मालवा का राजा भोज हो, चाहे आपका मौर्यकालीन राजा चंद्रगुप्त हो, चाहे गुप्तों का गुप्त साम्राज्य हो। साम्राज्य होना की कल्पना भी क्या है मालूम नहीं, ये साम्राज्य नाम कब दिया गया गुप्त और मौर्य के मालूम नहीं, लेकिन कुछ परंपराएं चल पड़ी है। जैसे हमारे यहाँ हम सारनाथ में बैठे हैं, यहाँ हर बार अशोक के नाम से जुलूस निकलता है। किस दिन निकलता है शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बता पाएंगे लक्ष्मण जी। विजयदशमी। हाँ, तो उसमें लिखा होता है सम्राटों के सम्राट राजा अशोक। तो ये प्रवृत्ति बहुजन समाज में है नहीं, ये आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजों के और अभी की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के चलते आ गई है। राजा को इतना ज्यादा महत्व रहा हो ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वास्तविकता में। तो इसकी एक बहुत खोज होने की जरूरत है। इस शोध कार्यक्रम में ये भी काम होगा। दूसरा है कि हमारे यहाँ अगला है विधि विधान की जो परंपराएं हैं वो पंचायत की परंपरा रही है और हर क्षेत्र में, हर स्तर पर, हर विषय में पंचायतों के मार्फत निर्णय और विधि विधान बनते रहे हैं और उसके अनुसार कार्य होता रहा। हमको जैसे हमने उनका मुर्दैया भी पढ़ा तुलसीराम जी का, उन्होंने पंचायतों का कैसे चलती हैं इसका बखूबी वर्णन भी किया है। कोई सजा देने का, अपराधी को कोई बहुत बड़ी सजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें। ज्यादा से ज्यादा होता है कि एक भोज करा दो भाई गाँव को, इतना बोझ डाल देते हैं तुम पर, ये सबसे, या फिर अति हो गया तो जाति बाहर कर देते हैं, समाज के बाहर है। तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि किस तरह से चलते हैं। शासन को कोई बहुत कड़ा रुख लेना होता है हर कदम पर, इसकी जरूरत नहीं रहती है। अगला बिंदु ये है कि हमारे यहाँ की तर्क परंपरा हमारे किसान समाज और कारीगर समाज के कार्यों या आदिवासी समाज के कार्यों में, यूं कहें कि लोक विद्याधर समाजों के में देखी जा सकती है। तर्क परंपरा निर्जीव नहीं है यहाँ की। तर्क भावपूर्ण होना, तर्क कला पूर्ण होना, ये यहाँ की परंपरा है।
इसकी खोज और इसकी वास्तविक आज उपस्थिति हम देख सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था का आधार जो रहा यहाँ, वो मूल रूप से कम संसाधन और कम पूंजी के मार्फत होता रहा है। संसाधन भी कम होंगे, उत्पादन, पूंजी और ज्ञान उसमें लगने वाला भी स्थानीय स्तर पर या आसपास जो है वो लगने पर वो पूरा निर्माण होता था। ये आज भी है। आप अगर देखेंगे हमारे किसान, कारीगर, छोटे छोटे दुकानदार, ये सब छोटी पूंजी से चलाने वाले उद्यमी हैं और इसके विशेषज्ञ हैं। तो ये इनकी ताकत है। ये जितने भी हम अपने शोध कार्य की प्रस्थापनाएं रख रहे हैं, ये बहुजन समाज के शक्ति के स्रोत हैं और इनके बल पर बहुत से जन आंदोलन आपको चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उन पर आक्रमण है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां इनकी छोटी पूंजी के कारोबार को उजाड़ना चाहती है, अपने हाथ में लेना चाहती है। जिन संसाधनों का ये उपयोग कर रहे हैं उन पर वो कब्जा जमाना चाहती है। तो इन सारी अन्यायी प्रवृत्तियों का जवाब हमें एक नई शुरुआत करके देना है, वो है बहुजन स्वराज पंचायत। मैं इतना ही कहकर अपनी बात रखती हूँ, लेकिन दो बातें अपना सुझाव यहाँ रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि हम बहुजन स्वराज पंचायत के बारे में जब भी सोचें, अगला काम वो आंचलिक स्तर पर सोचें तो ज्ञान के खजाने मिलेंगे हमें, जिसके बल पर बहुजन स्वराज पंचायत आयोजित की जा सकती हैं। और दूसरा, खास तौर से हम पगडंडी समूह से आए हुए लोगों से अपील करते हैं कि वे जिन सवालों को उठा रहे हैं, कल के सत्र में अच्छे सवालों को उठाया है, उसके साथ एक विकल्प देने की जरूरत है, उनको ही देनी है। और केवल विकल्प नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का एक समूह है। हम चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में जो नीतियां बन रही है, जिसकी वजह से आपकी छत सीमेंट की बन रही है, बनाने की बाध्यता है, वो केवल मूल्य नहीं है, वो नीतियां हैं जो उनको दबाव में ला रही हैं कि वो छत बनाए अपनी सीमेंट की, या पत्तल न बनाए, कुल्हड़ न बनाए। तो उन नीतियों के प्रति आप सचेत हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग, अगर हमारा बहुजन समाज उन व्यवस्थाओं को, उन नीतियों को नहीं समझ रहा है, तो आप जिम्मेदारी लें कि बहुजन समाज के खिलाफ जितनी नीतियां किसी भी सरकार या किसी भी व्यवस्था के अंदर हैं, उनका चरित्र क्या है, वो लोगों के सामने खोले। ये इस बारे में सोचें और इस पर हम चाहेंगे उनके साथ संवाद चले इस शोध कार्यक्रम के तहत। धन्यवाद। ऐसी गोष्ठी चर्चा में मैं भाग लिया। जब मैं यहाँ आया और चर्चा हुआ तो मेरे सोच में और ही बदलाव होने लगा कि शायद मैं जो सोचता था उससे बेहतर सोच देश में फैलाया जा सके। क्योंकि जब मैं बच्चा था और सामाजिक विषमताएं थी, उस विषमताएं के खिलाफ लड़ते लड़ते आज ये परिस्थिति आ गया। हमारी आज़ादी 78 वर्ष हो गई। जब पहले आज़ाद नहीं थे तो कहते हम गुलाम हैं, क्या करेंगे, लेकिन जब आज़ाद हो गए तो उससे भी जो मानवता का है भाईचारा खत्म हो रहा है हिंदुस्तान की धरती से। सब जानते हैं अपराध की घटनाएं बढ़ रही। मैं एक सभा में कह दिया कि भारत गौतम बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, लेकिन ये बताइए भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भय मुक्त भारत का निर्माण कैसे होगा। किसी साथी ने ये सवाल कहा कि अरे हम कहें कि भाईचारा कैसे होगा, इंसान विवेकशील, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, पशु पक्षी सहज बुद्धि का जीव है, लेकिन जो अभी हमारी शिक्षा नीति है, समाज नीति है, समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन
उस समाज शास्त्र में और समाज की बुराइयों का अवलोकन नहीं किया जा रहा है कि किस तरह से हमारा समाज चलेगा और नया भारत बनेगा। क्योंकि हमारा देश अभी मजहब में फंसा है, धर्म में फंसा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कितने भी लोग धर्म की परिभाषा जानते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं, 5% भी नहीं जानते हैं। जात की परिभाषा नहीं जानते हैं, समाज की परिभाषा नहीं जानते हैं। समाज क्या चीज है? चित्रा जी ने शोध के उस क्षेत्र में पहला नाम लिया धरती का, तो मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि जो उन्होंने कहा धरती को लेके बहुजन स्वराज पंचायत की बात, मुझे लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके लिए सिंगरौली का क्षेत्र बहुत बढ़िया रहेगा। उदाहरण के तौर पे आज जो भी हो रहा है, सभी लोग जो लोक विद्या आंदोलन से जुड़े लोग हैं, गए हैं, आए हैं, तो जानते हैं कि धरती माँ की क्या दशा हो रही है। तो मैं स्वागत करूँगा यहाँ पे। उसके लिए टीम भी है, आर्यमन जैसे लोग भी हैं, तो उनके पास में पूरा है। मैं केवल इतनी बात कहता हूँ कि इसका मैं स्वागत करता हूँ। आवाज दुनिया भर में कई प्रकार की है, लेकिन सामान्य जन की आवाज कोई नहीं है। कोई ऐसी आवाज नहीं है कि जो सामान्य जनता को अपील करे। विद्या आश्रम लोक विद्या के माध्यम से सामान्य जन की आवाज लोक विद्या बने, इसकी कोशिश में लगा हुआ है। मेरी कामना है कि ये सामान्य आवाज बने, गांव के अंचलों के स्तर पे और संतों की वाणी के माध्यम से ये दी जाए। नमस्कार, धन्यवाद। मैं इसलिए बोलने के लिए थोड़ा प्रेरित हुआ कि चित्रा जी ने कल वो आर्यमन की बात का जिक्र किया और नीति की बात कही कि क्या नीति है जो हमारे छत को सीमेंट कंक्रीट की बनाने की बात कर रही है। आर्यमन ने एक एनर्जी की बात कही थी, बिजली की भी बात कही थी। मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में कल ये बात कही थी नीति के बारे में, और विनोबा जी के यहाँ ये वाक्य लिखे हुए हैं। तो इसमें विनोबा जी ने भी जो एक बात कही है उसका जिक्र करके मैं ये नीति के बात को रखना चाहता हूं। विनोबा जी ने एक जगह ऐसा कहा है कि पैसा लफंगा है, और विनोबा जी के समर्थकों ने पैसा लफंगा है इस बात को लेकर कांचन मुक्ति का आंदोलन चलाया। पैसे से दूर रहो, पैसे से दूर रहो। मेरा ऐसा मानना है, शायद मैं गलत हूं, पैसा लफंगा है, और विनोबा जी का कहने का मतलब यही था कि ये पैसे की जो लफंगेगिरी है, ये पैसे के लफंगेगिरी पर समाज का नियंत्रण चाहिए। पर ये पैसे के लफंगेगिरी पर लफंगों उद्योगपतियों का नियंत्रण है, इसलिए वो मजा कर रहे हैं और समाज संकट में जा रहा है। इसको बहुजनों से जोड़ते हुए मैं ऐसा कहता हूं कि बहुजन ही संपत्ति का निर्माण करता है, और इस संपत्ति का समाज में सही वितरण हो, इसके लिए राज्य व्यवस्था होती है, फिर वो राजेशाही हो या डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटरशिप हो। अगर वो समाज में निर्माण हुए संपत्ति का समाज में वितरण ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए बहुजन संकट में। 2 दिन जो बहुत सारी बातें आई इस बहुजन स्वराज पंचायत में, और मोटी मोटा जो हम विषय रखे थे, बहुजन की पहल पे स्वराज निर्माण, बातें उसी दिशा में हुई। लेकिन उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और हमको सोचना पड़ेगा कि इस बातचीत को, इस बहस को, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विभिन्न तरह के साथियों ने इस
बहुजन स्वराज पंचायत में रखा, उसको अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मेरी समझ में जो बात आ रही है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला काम कि जो लोग भी शामिल हुए हैं या जो लोग भी इस बहस को सकारात्मक उसमें देखते हैं, उनके बीच से एक टीम बने, एक कोई छोटी समिति बने, छोटी बड़ी जैसा भी आप लोग सोच लीजिए। निश्चित रूप से एक टीम बने जो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचे, कुछ करे। यहाँ जो लोग बैठे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक तो एक टीम बने, दूसरा कि ये जो बहस है, 2 दिन की बहस, आज तीसरा दिन है, समाप्त होने के उस पे है। उस बहस को दूसरे अंचलों में कैसे ले जाया जाए, वो टीम कर सकती है, यहाँ जुटे हुए लोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचा जाए। क्योंकि जितनी बातचीत आज से आई है उससे इतना तो जरूर महसूस होता है किसी नए अंदाज, नए तौर तरीके से बातों को सोचने का समय है। नए अंदाज का क्या मतलब? जो हमारी विरासत है उसी के बुनियाद पर हम नए अंदाज में सोचें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो विरासत है या बहुजन समाज की जो विरासत है, कई बार आया कि बहुजन समाज की विरासत बहुत मजबूत विरासत है पूरे भारत भूभाग में, या ऐसे कहें कि इस देश के किसान, कारीगर, महिला, आदिवासियों की जो विरासत है इस देश की, वो बहुत मजबूत है। और उसका समय समय पे चीजें सामने आती हैं। ये किसान आंदोलन क्या था? उसी विरासत की आवाज थी। तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उसको कैसे आगे ले जाएं। तो अभी ज्यादा चीज हम नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन एक चीज सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ नए लोगों की, मतलब पुराने लोग हैं, पुराने लोग ज्यादा फिजिकली उस तरह से कुछ नहीं ज्यादा कर पाते हैं, तो नए लोग आए, हम लोग नए लोगों से अनुरोध करें कि आप आइए, आपके साथ मिलके हम लोग टीम बनाएं और इसको विभिन्न अंचलों में, जैसे सारनाथ में 3 दिन बैठ के हमने चिंतन, मंथन, बातचीत किए, इसी तरह की बातचीत, इसी तरह की बहस किसी दूसरे अंचल में ले जाया, किसी दूसरे प्रदेश में ले जाया जाए, किसी दूसरे जगह पे ले जाया जाए। तो उसके लिए एक टीम चाहिए, उस टीम का निर्माण हो आज की इस पंचायत में। दूसरा कि ये जो बहुत तरह के हमारे बीच में हैं, बहुत तरह के लोग हैं जिनको हम सम्मान करते हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं, उनकी एक संरक्षक मंडल भी यहाँ से बनना चाहिए, जिनके निर्देशन में, जिनकी अगुवाई भी हम कह सकते हैं, वो अगुवाई करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 80 साल, 82 साल, 85 साल के लोग यदि इस तरह से सोच रहे हैं और अपने को कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन इस देश का प्रोफेसर अपने को किसान आंदोलन का कार्यकर्ता कहता है, तो अगुवाई भी कर सकता है। इंदौर से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर एक अंचल है जो मान लें कि चौड़ाई में 100 किलोमीटर और ऐसा लंबाई में 100 किलोमीटर और चौड़ाई में 30-40 किलोमीटर का क्षेत्र है। पहाड़ों से है, नर्मदा जी है, वहाँ बहती है और ज़्यादातर वहाँ आदिवासी हैं। अब ये जो अंचल हैं, इन अंचलों को जानने की कोशिश चल रही है और इन अंचलों में जो लोक विद्याधर हैं
वो लोक विद्याधरों को भी समझने की, उनके रिश्तों को समझने की प्रक्रिया विगत 2-3 वर्षों से चालू है। वैसे मैं वहाँ 10-15 वर्षों से जा रहा हूँ, जहाँ भी आते हैं वो। इस अंचल को इस दृष्टिकोण से देखें यदि कि ये लोक विद्या जन आंदोलन की बात को कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्या ये वास्तविकता में ये संभव है या ये उनको समझने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन ये चल रहा है। अब उसमें समझने में क्या क्या तरीके से समझ रहा हूँ ये केवल मैं पेश कर सकता हूँ कि अंचलों के अंदर वहाँ पर छोटे छोटे हाट होते हैं और 12 किलोमीटर या 12 मील समझ लें उस क्षेत्र के लिए वो प्रभावित होता है। 12 मील के बाद दूसरा कुछ हाट लगता है। अब ये हाट जो होता है ये उसका एक इतिहास है, न जाने कितने दिनों से है वो। उन हाटों को जब मैंने बिल्कुल बारीकियों से देखा तो 12 मील के लोग उसमें शामिल होते हैं और उसमें लोक विद्याधरों के रिश्ते समझने के लिए मौके मिलते हैं। तो लोक विद्याधरों के जो हाट होते हैं उसको केंद्र बनाकर उसके 12 मील के क्षेत्रफल के लोगों के जीवन को समझना, उनके रिश्तों को समझना और फिर ये क्या वास्तव में कुछ चाहते हैं क्या। ऐसे 12-12 मील के अलग अलग केंद्र मान लें हाटों को, तो ये पूरा अंचल 12-12 मील के ऐसे हाटों में बांटकर मैं देख रहा हूँ। और एक हाट से दूसरे हाट का रिश्ता, एक हाट से दूसरे हाट के लोगों के क्या संबंध कैसे बनते हैं ये भी समझता हूँ। तो क्या कर सकते हैं वहाँ, तो इसको हमने 12 बातों में विभाजित किया है कि कौन कौन से ऐसे गतिविधियां हो सकती है जिसके माध्यम से सक्रियता से लोग उसमें शामिल हो और अपनी बात को अपने तरीके से गढ़ें। तो 12 चीज़ों में जैसे लोक विद्या का दर्शन प्रमुख है और वहाँ के लोग चूंकि सत्संगी, वहाँ पर उनका प्रभाव अच्छा है तो सत्य की बात करते हैं। तो मुझे ये लगा कि सत्य जो होता है उसके इर्द गिर्द कुछ सोचा जाए, कुछ करा जाए, उनसे साझा किया जाए। बहुत उत्साह से वो भाग लेते हैं, अपने तरीकों से बताते हैं कि सत्य क्या होता है। तो हमने सोचा कि चलो हाट को ही सत्य का स्थान मान लेते हैं और उस हाट को ही सत्य के प्रयोगों का स्थान मान लेते हैं। तो लोक विद्याधरों ने वहाँ पर सत्संग करना प्रारंभ किया हाटों के अंदर, और सत्य क्या होता है वो बोलना चालू किया सत्संग के माध्यम से। इसके इर्द गिर्द ये जब हाटों में सत्संग होने लगते हैं तो हाटों के जो छोटे छोटे आसपास के लोग आते हैं वो शामिल होते हैं, नाचते हैं, उसमें कुछ खुद ही सत्संग भी पेश करने लग जाते हैं। तो एक उनका स्वाभाविक मिलन जुलन होते रहता है। तो मुझे लगता है कि सत्संग के माध्यम से वो बातें बहुत आसानी से समझने लगते हैं, अपनी बात को कहने भी लगते हैं और सत्य के इर्द गिर्द ही वो पूरा मामला चलता है। इस सभा के सभापति महोदय, उपस्थित साथी एवं बहनें, मैं ज़्यादा कुछ कहने नहीं आया हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस संदर्भ में ये पंचायत जो है बहुजन स्वराज पंचायत जो है कार्यक्रम में हम सब आए हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि हम उस जिले से आते हैं जहाँ पे सिंगरौली जिला है और उसी के नाम से सिंगरौली एक तहसील भी है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, लग रहे हैं। मजदूर जो है मजदूर हो रहा है और पूंजीपति नित्यंत वो जो है पूंजीपति बढ़ता चला जा रहा है। कहने का तात्पर्य कि हमारे सिंगरौली जिले में 9 कोयला खदानें हैं, 3 थर्मल पावर हाउस है
अभी और लगने वाले भी हैं। वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। संघर्ष के साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को भी ये नहीं समझ आ रहा है कि जो मजदूर लोग हैं वो दिन प्रतिदिन मजदूर बनते जा रहे हैं और वो पूंजीपतियों के साठ गांठ में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। केवल इतना हमको कहना है कि आदरणीय हमारे जो साथी अवधेश जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। दूसरी बात, माननीय संचालिका महोदय ने कहा कि 10,000 जो रुपए बिहार में मिल रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि पूरे देश में ये मिले। मोदी जी ये पूरे देश में लागू करें, तब तो हम जानेंगे कि वास्तव में महिलाओं के प्रति वो सजग हैं। बहुजन स्वराज पंचायत को आगे बढ़ाते हुए इसको हम लोग कैसे जो विस्तार रूप देना है, कैसे अन्य अंचलों में इसको हम लोग एक अच्छा मुहूर्त रूप दे करके इस विद्याश्रम के प्रति लोगों का भाव समर्पित हो, इसको बढ़ाते हुए मैं 2-4 कुछ सुझाव दूंगा कि हमें लगता है कि बहुजन स्वराज पंचायत को बढ़ाने के लिए जितने समाज में जन्मे संत गुरुओं, महात्माओं, दार्शनिक कुछ लोगों का विचार हम इसमें समाहित करने की ज़रूरत है। जैसे कबीर हुए, रैदास हुए, सूरदास हुए, जो सगुर भक्ति सखा, चाहे राम भक्ति सखा हो, जैसे यहाँ लोक विद्या चलता है, उस कुछ पदों को उसमें भी समाहित करने की ज़रूरत है। मैं ठोस प्रस्ताव रख रहा हूं जिससे कि जिसको कुछ कहना हो उन प्रस्तावों पर बोले। इसी विषय के अंतर्गत कि आगे क्या होना है, यहाँ से विद्या आश्रम से जो कार्य हो रहा है वह एक शोध कार्यक्रम और उसके साथ सुर साधना का प्रकाशन, जो अलग अलग संगठनों के लोग साथ आ करके, जो विद्या आश्रम में साथ पहले से रहे हैं लेकिन अलग अलग संगठनों के लिए भी काम करते हैं, उन्होंने साथ आकर के ये शुरू किया है। इसमें हरिश्चंद्र हैं, इनकी निषाद राज समिति है, इनकी यानी निषाद राज समिति के ये सचिव या जो कुछ भी हैं, एक पदाधिकारी हैं। राम जन्म जी हैं जो स्वराज अभियान से हैं। लक्ष्मण प्रसाद हैं जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन से हैं। कमलेश राजभर हैं जो विद्या आश्रम की व्यवस्था देखते हैं और इर्द गिर्द के समाजों में विद्या आश्रम की जो बात ले जानी होती है वो ले जाते हैं। पारमिता जी हैं, सुरेश प्रताप हैं जो आए थे पहले दिन, एक सीनियर पत्रकार हैं, और चित्रा जी हैं लोक विद्या जन आंदोलन की ओर से। कोई नाम छूटा है? ये लोगों की एक आप समिति कह लीजिए, समूह कह लीजिए, जो यहाँ से शोध कार्यक्रम को चला रहा है और सुर साधना का प्रकाशन कर रहा है, जिसके मार्फत वो शोध कार्यक्रम एक संख्या में लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे वार्ता करता है। हमारा सुझाव ये है कि पहली चीज कि शोध कार्यक्रम के लिए इन लोगों की जो समिति है
और जो सुर साधना भी निकालती है उसको मान्यता दे, या पंचायत उसको मान्यता दे और उन्हें इस बात के लिए अधिकृत करे, ये प्रस्ताव है, उन्हें इस बात के लिए अधिकृत करे कि वो अपने साथ और लोगों को जोड़कर, कोऑप्ट करके अपने साथ, यानी और लोगों को अपने में शामिल करके अपने समूह में इस कार्य को विस्तार दें। विस्तार कैसे देंगे ये वो सोचेंगे। अभी किसी के पास कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं, हालांकि अभी तक किसी ने कोई सुझाव दिया नहीं। दूसरी बात यह है, जो एक पंचायत से संबंधित है, बहुजन स्वराज पंचायत से संबंधित है, एक दो प्रस्ताव आए हैं, एक जौनपुर से और एक सिंगरौली से और शायद एक कहीं से, कि नॉट जौनपुर नहीं, देवरिया, सॉरी, और चोला, ये प्रस्ताव आए हैं। इसके ऊपर इस स्वराज पंचायत को, इस बहुजन स्वराज पंचायत को संगठित करने वाले लोग भी वही हैं जो सुर साधना निकाल रहे हैं और जो शोध कार्यक्रम चला रहे हैं यहां से। उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, जो लोग प्रस्ताव दे रहे हैं उनको अपने साथ जोड़कर, और इसके लिए मैं प्रस्तावित कर रहा हूं कि राम जन्म भाई और ये कौन है अपने सलारपुर के लक्ष्मण भाई, ये दोनों जिन लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं उनसे मिलके डिटेल्स फाइनल करें और उन पंचायतों को आकार देने का रास्ता साफ करें। वाराणसी में, शहर में ये पंचायतें होनी चाहिए। जो स्थान मेरे दिमाग में आते हैं, 80 घाट पे होनी चाहिए, शिवाला घाट पे होनी चाहिए, भैंसासुर घाट पे होनी चाहिए, नाटी इमली में होनी चाहिए, और भी जगह हो सकते हैं, खुजवा के पास भी होनी चाहिए, क्या नाम है उस जगह का, वो जो तालाब है वहाँ, शंकुधारा या क्या है वो, वहाँ भी एक पंचायत होनी चाहिए। इस तरह से 4-5 पंचायतें, बहुजन स्वराज पंचायतें बनारस के अंदर होनी चाहिए। और ये जो ग्रुप है जो यहाँ पहले से कार्यरत है, वह और लोगों को अपने साथ जोड़कर इस बनारस के अंदर की पंचायतों को शक्ल दे, आकार दे। ये प्रस्ताव मैं आपके सामने रखना हूँ। इसके ऊपर जिसको जो जोड़ना है वो जोड़े, अन्यथा इसे स्वीकार करें और इसका अमल करने की नीति बनाएं। धन्यवाद। आज वाराणसी, क्योंकि वाराणसी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक है, बनारस काशी नहीं है, वाराणसी जिला है। इसलिए वाराणसी जिले में मैं अगला बहुजन स्वराज पंचायत की घोषणा करता हूं। अक्टूबर महीने में लास्ट में मैं कराऊंगा, रिंग रोड के बगल में। और मैं किसानों से संबंधित सारनाथ के बगल में वैदिक सिटी बन रही है, 5 गांवों को उजाड़ने का अभियान बीडीए ने छेड़ दिया है। उस मुद्दे पर किसान आंदोलन यहीं से, विद्या आश्रम से हम उसकी शुरुआत करना चाहते हैं और उस जमीन को बचाने का जो है हम बीड़ा उठाते हैं आंदोलन के माध्यम से, यही विद्या आश्रम से जो है जोड़कर। क्योंकि मैं पहले किसान न्याय मोर्चा चलाता था, मैं उसका प्रदेश प्रवक्ता रहा, लेकिन 2 अक्टूबर को किसान न्याय मोर्चा की गतिविधि हमें अब समझ में नहीं आ रही थी। मैंने 2 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन का मैंने सदस्यता ग्रहण कर लिया, घोषणा भी कर दिया। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के सहयोग से विद्या आश्रम
के पहल पर जो है निर्देशन में उस 5 गांव की भूमि को जो है बचाने के लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे। और अगला बहुजन स्वराज पंचायत में अक्टूबर में जो है वाराणसी जिले में, काशी और बनारस की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वाराणसी जिला मेरा है, इसलिए वाराणसी जिले में जो है अगला कार्यक्रम कराने की घोषणा करता हूं। नमस्कार सभी को। जैसा कि मैं कल कह रहा था कि हम लोग वो लोग हैं जो लोक विद्या के रस से दूर रहे लोग हैं, और रस की खोज में हमने लोक विद्या समाज से एक संवाद शुरू किया, और जब से वो शुरू हुआ है तब से हमें बहुत कुछ मिला है। और इस खोज को जारी रखने के लिए और इस खोज को और चौड़ा बनाने के लिए, जिससे कि हमारे जैसे और लोग इसमें जुड़ पाएँ, हम लोग कुछ समय से कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगले महीने हम लोग जबलपुर के पास शहर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पर 10 दिन के लिए मिलेंगे और कुछ 20 लोग हम गांव में रहकर गांव के अलग अलग कारीगरों के साथ उनकी कारीगरी को समझेंगे। और कारीगरी को समझने में सिर्फ उस ज्ञान की झलक नहीं मिलती है, एक पूरे नज़रिए की झलक मिलती है। और जब वो एक नया नज़रिया हमारे सामने आता है तो दुनिया कुछ अलग दिखने लगती है और बहुत कुछ नया उत्पन्न होता है। ये क्योंकि हम लगातार कुछ 3-4 साल से कर रहे हैं, तो हमें ये एक अच्छी गतिविधि लगी जिसको हम जारी रखना चाहते हैं। जबलपुर के अलावा ये और स्थानों पे भी किया जा सकता है। जहाँ जहाँ पर आप हमें निमंत्रित करेंगे वहाँ आकर हम मिलना चाहेंगे वहाँ के कारीगरों से। हमारा तरीका इसको करने का ये रहता है कि कार्यक्रम करने से पहले हम भिक्षा या चंदा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे के ज़रिए हम अपना आयोजन करते हैं। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि ना हम किसी सरकार पे निर्भर हैं, ना हम किसी बाज़ार की किसी कंपनी पे निर्भर हैं कि जब तक वो आयोजन नहीं करेंगे तब तक हम अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे। और यदि ये तरीका आपको ठीक लगता है तो इस तरीके से और भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। नमस्कार और धन्यवाद पारिता जी, आपने मौका दिया। 3 दिनों का यह आयोजन जिस तरीके से बहुत अच्छे परिवेश में बातचीत का और बहुजन स्वराज को लेकर एक संवाद जैसे बना है, उसके लिए निश्चित रूप से बहुजन स्वराज पंचायत को आयोजित करने वाली टीम के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से इस 3 दिनों के कार्यक्रम के बाद ये तय होना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि यह एक कैंपस में कार्यक्रम है। लेकिन जब आप बहुजन स्वराज की बात करते हैं तो यह किसी भी कैंपस से बाहर उन तमाम सारी जगहों पर जहां लोग अपने ज्ञान के बूते पर जीवन निर्वाह की और समाज को और मनुष्यता को बचाए रखने का अनवरत काम कर रहे हैं। हम लोग यानी गांव के लोग की टीम लोक विद्या जन आंदोलन के साथ मिलकर कुछ आयोजन इस कैंपस में भी कर रहा है, और हम लोग मैंने गांव के लोग बहुजन कलाओं को लेकर, खास तरह से बहुजन संस्कृति और कलाओं को लेकर उनके दस्तावेजीकरण का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मुझे ये समझ में आता है कि कलाएं केवल गाने बजाने की नहीं हैं, वो हर तरह से कलाओं का जिंदगी जीने के हर घटक में उनकी उपस्थिति है। और मुझे लगता है कि इसके कार्यक्रम को, यहाँ के कार्यक्रम को विस्तार देने की ज़रूरत इस रूप में है कि हम गाँव की ओर जाएं, जहाँ वास्तव में लोक विद्याधरों का समाज रहता है। और सबसे पहली चीज़ तो यह है कि उनको कहने के मौके कैसे मिलें, उनको जो कुछ भी हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं, हम उनकी व्याख्या खुद न करके उनके मुंह से अगर हम उनके जरिए से सुनते हैं, जानते हैं,
और उनकी पुनर्प्रस्तुति और उनका भरोसा फिर से पैदा हो अपने कामों को लेकर। जो आइसोलेशन इस पूरी व्यवस्था ने उनके ऊपर थोपा है, उसके विरुद्ध वे कंधा झाड़ कर खड़े हों और फिर नए तरीके से एक आंदोलन की शक्ल में वे इकट्ठा होना शुरू हों और अपना चार्टर, अपनी डिमांड अगर वो रखें, तो इसकी शुरुआत इस रूप में होनी चाहिए कि बनारस के शहरी इलाकों में जो कार्यक्रम हो उनका विस्तार गांव तक होना चाहिए, अलग अलग गांवों में, और वहाँ के स्थानीय लोगों की भागीदारी इस रूप में है कि आयोजन भी वे लोग करेंगे, हम लोग उसमें शामिल होंगे और हम लोग भी थोड़ा बहुत उनको जो भी सपोर्ट कर सकते हैं करें। ये मेरा सुझाव है। और गांव में जाने की प्रक्रिया में बहुत सारे गाँवों में लगातार जा रहा हूँ, तो उन गाँव में लोगों को जोड़कर हम बहुजन स्वराज की पंचायत और बहुजन स्वराज का संवाद की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लक्ष्मण जी थोड़ा सा बोलेंगे और हरिचंद जी बोलेंगे। सम्मानित अध्यक्ष मंडल और बहुजन स्वराज पंचायत में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर जो प्रस्ताव आया हुआ है और उस प्रस्ताव पर जो बातें आई हैं, जो जगह जगह इस पंचायत को ले जाने की बात आई, उन सभी को सुनियोजित करने में मैं अपना जितना भी शक्ति है उतना देने को तैयार हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने गांव में जहाँ कुछ सामाजिक राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, एक जगदेव प्रसाद जी की मूर्ति है, उसका स्थल है, वहाँ पर भी एक प्रयास करूँगा कि एक पंचायत, बहुजन स्वराज पंचायत आगे के महीनों में मैं कराऊँ। मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादातर काम इन समाजों के साथ ही रहता है और मैं कोई आंदोलन करने से पहले पंचायत करता हूँ। और पंचायत में एक खूबी होती है कि वहाँ पे बहुत चीज़ों का समाधान आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग दृष्टि से लोग जब एक ही विषय पे लोग बात रखते हैं तो बहुत से सवालों का हल हम लोगों को मिल जाता है। और इस बहुजन स्वराज पंचायत को मैं अपने कार्य क्षेत्र में ले जाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि अपने साथियों में सबसे ज़्यादा पंचायतें आयोजित कराऊं। जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा पंचायतें कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरे मन में एक उत्साह है, एक हमारे लिए एक सूत्र है और बड़ा ही अच्छा समय है। और इस बदलते वातावरण में, इस माहौल में ये बात उसी तरह है जिस तरह से लोग जंक फूड और फास्ट फूड खा के वापस ऑर्गेनिक फूड पे आ रहे हैं। तो ये बहुजन स्वराज पंचायत वही टेस्ट, वही स्वाद है जिसको लोग बिसरा दिए थे, तो वापस इस पे आना चाहते हैं। और इसकी वानगी मैं देखता हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ, लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से व्यवस्थाएं हो। तो साथियों, इस काम में मैं और मेरी जो पूरी टीम है, मेरी समिति है, मेरी जो यूनियन के लोग हैं, वो इस काम में पूरा सहयोग करेंगे। और इसके में जो लिखने की जरूरत होगी, जो प्रकाशन की जरूरत होगी, जो संसाधन होंगे, उन संसाधनों को भी इकट्ठा करने का काम करूंगा और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। धन्यवाद। तो इसके साथ अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए, धूप भी बहुत आ गई है, मंच पे बैठना बहुत मुश्किल काम हो गया है, इसलिए हम अब अध्यक्षीय भाषण की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रबाल जी को आमंत्रित करेंगे कि प्रबाल जी आए। मैं ये कहना चाहता हूँ यूसीएल की ओर से
कि इकोनॉमिक उत्थान के साथ साथ सिविल लिबर्टीज का उत्थान भी होना चाहिए। सिविल लिबर्टीज जो है वो आप जिस इलाके में आप काम करते हैं, जिस इलाके में आप कार्यरत हैं, वहाँ के लोगों के लिए, और साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो आपकी वाइफ हैं, आपकी मदर हैं, आपके सिस्टर हैं, आपकी लड़कियां हैं, उनकी भी सिविल लिबर्टीज होती है। उन सिविल लिबर्टीज को भी रेस्पेक्ट करना हम लोगों का काम है और ये करते रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी हैं और आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सुनील सहस्त्रबुद्धे जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और आज का इस पूरे स्वराज पंचायत का जो हमारे साथी लोग बोल भी रहे थे कि सुनील जी का कहीं कोई भाषण नहीं हुआ है, तो उसका पूरा दृष्टिकोण हम लोग को थोड़ा समझाइए। और आज जो कुछ भी तय हुआ है उसको लागू करने के लिए जो भी काम लोग हाथ में लेंगे उसके लिए जैसी ज़रूरत हो, सहयोग की बात हो, विद्या आश्रम से वो संपर्क कर सकते हैं। विद्या आश्रम के ये 5-6 लोग जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस वक्त, जो रिसर्च टीम भी है और जिन्होंने इस पंचायत को संगठित भी किया है, उनमें से किसी से भी शायद वो पुस्तक आपके पास होगी तो सबके मोबाइल नंबर उसमें होंगे। लक्ष्मण भाई से बात कर सकते हैं, राम जन्म जी से बात कर सकते हैं, हरिश्चंद्र से बात कर सकते हैं, कमलेश से बात कर सकते हैं, चित्रा जी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों से बात हो, चित्रा जी थोड़ा सा तय कर रही हैं कि अपनी सक्रियता कम करेंगी, थकान आती है। पारमिता से बात कर सकते हैं, और भी कोई हो तो आप जोड़ लें। फजलुर रहमान अंसारी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इन सब लोगों के नाम हैं। सुर साधना के का संयोजक मंडल यही है, संपादक मंडल यही है। सुर साधना, मैं एक बात केवल और कहूँगा, बहुजन स्वराज पंचायत के किसी मौलिक समझ को के बारे में आपने देखा कि इस पंचायत में एक कला सत्र भी था। ऐसी पंचायतों में या ऐसी सभाओं में कला सत्र नहीं हुआ करते हैं। कला सत्र वहीं होते हैं या कला पर बातें वहीं होती हैं जो बैठकें या पंचायतें या सभाएं कला पर ही केंद्रित होती हैं। बाकी जगह कला की बात करना ये जरूरी नहीं समझा जाता है, या ये समझ में नहीं आता है कि उसको भी शामिल करें। कला सत्र शामिल होना एक विशेष घटना है इस पंचायत के संदर्भ में, स्वराज के संदर्भ में। और स्वराज, बहुजन की पहल पर स्वराज निर्माण की जब जब बात होगी तब कला की बात होनी होगी, अन्यथा वो किसी और दिशा में बात चली जाएगी। एक बात है कला से संबंधित जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। ये बात लोक विद्या के संदर्भ में भी होती रही है और सब लोग संतुष्ट हों ऐसी बात हमेशा नहीं हो पाती है, लेकिन बात सामने रखना जरूरी है, उससे कुछ समझना। जो यूरोपीय सोच का तरीका है उसका
उसकी जो नींव है, जो नींव हो गई है, नींव ऐतिहासिक तौर पे नहीं। देखिए, दो बातें हमेशा, क्रोनोलॉजी के अर्थ में नींव नहीं, क्या पहले हुआ ये नहीं, लेकिन तार्किक इस पे, तर्क के आधार पे उसकी नींव जो है वो कुछ अजीब किस्म की नींव है, वो एक निरपेक्ष किस्म की नींव है। ये पाश्चात्य दर्शन के जो आधुनिक दर्शन है पिछले 300-400 साल का, 17वीं सदी से निश्चित ही थोड़ा पहले से, उसकी खासियत ये है कि मनुष्य की सोच में जो मनोवैज्ञानिक तत्व हो सकते हैं उन सबको छांट देना। ये 200-300 साल में उन्होंने एक एक करके उन्हीं दार्शनिकों के नाम अब प्रतिष्ठा योग्य रह गए हैं जिन्होंने अपने विचार से मनोवैज्ञानिक तत्वों को छांट दिया। मनुष्य का किसी मनुष्य से क्या संबंध है, इस तत्व को छांट दिया। मनुष्य का प्रकृति से क्या संबंध है, उसके बारे में वो क्या सोचता है नहीं सोचता है, उसको छांट दिया और एक ऐसी तार्किक संरचना का उद्घाटन किया, धीरे धीरे करके उस पे पहुंचे जिसमें जो सारविहीन होता है, जिसका कोई कंटेंट ही नहीं होता है, जो सारविहीन होता है, और इसलिए चूंकि उसका कोई सार नहीं होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो सब जगह पर लागू होने लायक बन जाता है क्योंकि वो किसी जगह पर लागू होने के लिए नहीं बनाया हुआ होता है। वह यूनिवर्सल यानी सार्वभौम शब्द का इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो मुश्किल है क्योंकि ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टि से ये यूनिवर्सल शब्द पिछले 300-400 साल के यूरोपीय इतिहास में रूटेड है, वहाँ पर इसकी जड़ है, इसलिए उसका अनुवाद इतना आसान नहीं होगा। अनुवाद कर लेते हैं लेकिन अनुवाद के मार्फत बात करने में बात बिगड़ती है बहुत बार। तो वो एक ऐसा कोर है, एक ऐसा कर्नल, एक ऐसा बीज रूप, उसके अंदर एक ऐसी संरचना है उसके अंदर की जिसका कोई कंटेंट ही नहीं है, ना वो नैतिक है, ना वो सुंदर है, ना उसका इस दुनिया से कुछ लेना देना है, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। ये उस पूरे दर्शन के दौर में यूरोप में अंत में वो यहां पर पहुंच गया 19वीं सदी के 20वीं सदी की शुरुआत का समय कह सकते हैं मोटे तौर पे, या 19वीं सदी के अंत का। और ये होना और साइंस आधुनिक विज्ञान कह सकते हैं लेकिन साइंस कहना अच्छा है, विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत जगह पे अलग अलग अर्थों में हुआ है और साइंस ही एक कहानी याद आ गई लेकिन नहीं बताएं। साइंस क्या कह रहा था मैं कि साइंस की नींव इसी सोच में है जिसको वो मॉडर्न लॉजिक या सिंबॉलिक लॉजिक के नाम से जानते हैं, एक्सियोमेटिक सिस्टम्स के नाम से जानते हैं, कि उनका अपना कुछ नहीं होता है, उसका कोई कंटेंट नहीं, वो नीति निरपेक्ष होता है, वो सौंदर्य भाव से निरपेक्ष होता है, वो किसी मटेरियल प्रोसेस से उसका कुछ लेना देना, किसी चीज से कोई लेना देना उसका नहीं होता है। कुछ ऐसी अजीब सी बात है, वो समझना इतना आसान नहीं है, मैं केवल जिक्र कर दे रहा हूं। उसकी तुलना में जब हम स्वराज की बात करते हैं, जब आप डेमोक्रेसी के साथ में फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात एक साथ करते हैं, जो 19वीं सदी के शुरू से पॉपुलर हुआ है यूरोप में भी और धीरे धीरे सब जगह साम्राज्यवाद के साथ ये बातें गई हैं, तब ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो अंततोगत्वा इसका आधार जिसमें होता है, जिसको वो रीजन कहते हैं, तर्क,
उस डेमोक्रेसी का, उस फ्रीडम का, हर चीज का अंतिम आधार उनकी तार्किक प्रणाली में होता है। बहुजन का तर्क का तरीका अलग है और यहां पर ही बहुजन की दृष्टि से अगर भविष्य का निर्माण होना है तो एक नए नैरेटिव की जरूरत होती है, जो नैरेटिव बहुजन के अपने तर्क के हिसाब से होता है। बहुजन का तर्क भाव प्रधान होता है, बहुजन का तर्क कला प्रधान होता है, लोक विद्या का तर्क कला प्रधान होता है और भाव प्रधान होता है, और हर चीज से साथ उसका कुछ न कुछ लेना देना होता है। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव छोटा सा बताता हूं, आप लोगों के पास ज्यादा अनुभव होंगे। अनुभव यह है कि मेरी पीठ खराब हो गई थी। ये अलीम भाई हमारे दोस्त हैं, आए हुए हैं, मोहम्मद अलीम छित्तूपुर में रहते हैं, इसके पीछे विश्वविद्यालय के पीछे। तो वो हमको एक जगह ले गए, पीठ यानी क्या कहते हैं उसको, L4 L5 का प्रोलैप्स जो इन मेडिकल वाले कहते हैं, स्लिप डिस्क कहते हैं, या अपनी भाषा में वो चिनक जाती है पीठ या चमक जाती है कुछ इस ढंग से कि फिर आप हिलने डुलने लायक नहीं रह जाते हैं। उस वक्त हमारी उम्र 42-43 साल की थी और उस उम्र में होता है, और लोगों को भी हमने देखा है। तो एक जने के पास ले गए, एक जने थे जो एक गुंगी थी उनके पास, विश्वविद्यालय की दीवार के बाहर नरिया की साइड में, नरिया थोड़ा आगे बढ़ने पे उनकी एक गुंगी हुआ करती थी, वहां से वो रिक्शा उक्शा चलवाते, 3-4 रिक्शा उनके पास थे और पंचर वंचर बनाने का काम भी खुद ही करते थे। उनके पास ले गए कि ये ठीक करेंगे। गए हम लोग, तब तक लोक विद्या शब्द का चयन नहीं हुआ था, ये शब्द तब तक हम लोगों के पास नहीं था। बहरहाल गए हम लोग, उन्होंने झुकने को कहा और कमीज ऊपर उठाई, कुर्ता जो पहना था ऊपर उठाया, बालू पीठ पे गिराई और कहीं तो भी एक चिकोटी, बड़ी महीन वाली चिकोटी उन्होंने ले ली कि पूरा बदन सिहर गया। अब फिर कहने लगे अब खड़े हो जाइए, आधे ठीक हो गए हैं, फिर आएंगे तो बाकी आधा भी ठीक कर देंगे। हम हाथ में डंडा लेके गए थे, डंडा लेने की जरूरत नहीं रह गई, मोटरसाइकिल गए थे और मोटरसाइकिल बैठ करके अलीम भाई चला रहे थे, हम वापस आ गए। हमने उनसे कहा कि इसके एवज में हम आपको कुछ तो कहे नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने जहां सीखा है जिस गुरु से या जहां पे हमने सीखा है वहां ये बताया गया है कि इसके लिए अगर पैसा लोगे तो तुम्हारी विद्या काफूर हो जाएगी, चली जाएगी, तो उसके लिए कुछ नहीं ले सकते थे। तर्क दे रहे हैं वो, भूलिएगा मत, कहानी नहीं सुना रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। अब उसको आप कहानी कह लीजिए, उसको आप कोई नैरेटिव कह लीजिए, उसको आप जो भाषा दे दीजिए। तो हमने कहा हम चाय पिला दें आपको कम से कम, क्योंकि ये अनुभव बहुत कम होता है कि फिर उसने इस तरह से कह दिया हो कि हम कुछ नहीं ले सकते। हुआ तो हमने कहा चाय पिला दे, तो कहे नहीं आज हम आपकी चाय नहीं पिएंगे। उसका मतलब ये निकल जाएगा कि हमने चाय पी ली आपकी और आपका काम कर दिया, तो हम आज आपकी चाय नहीं, अब ये आपका रास्ता होगा, आते जाते हैं, ये रोड के ऊपर है, कभी इधर से जाइएगा तो हम चाय पी लेंगे, आप पिला दीजिएगा चाय। ये बात हो गई। फिर ये हुआ तो अब हम मंगल को आए, इतवार का दिन था, कोई दिन था, हमने 2 दिन बाद का पूछा कि मंगल को आए, कहे नहीं मंगल को मत आइएगा, मंगल को हम भगवती माई की पूजा करने जाते हैं, मंगल को ये काम नहीं करते हैं। तो क्या भगवती माई की पूजा करने जाना उनका, इस संदर्भ में उसका जिक्र करना और ये कहना कि इसलिए हम मंगल को, इसलिए या जो भी संबंध हो, हम मंगल को ये काम नहीं करते हैं, ये वो कोई तर्क दे रहे हैं या कुछ गप मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं इस हिसाब से, ये मत भूलिएगा। एक पक्का नियम है जिसका पालन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और ये अनुभव बहुत लोगों को यहाँ बैठे हुए हमारे साथी पहले के जो लोक विद्या गांव में जगह जगह गए हैं, ये विनोद बहुत से अनुभव लेके आए थे, इनको अनुभव तमाम लोगों को, ये राम जन्म को, ये हैं अपने लक्ष्मण भाई हैं,
ये सब लोगों को इस टाइप के अनुभव हैं। इस स्वराज पंचायत ने ये कहना चाहा है कि बहुजन का तर्क भाव प्रधान होता है। बहुजन का तर्क कला। कबीर क्या तर्क दे रहे हैं? अगर कबीर का तर्क बहुजन का तर्क है तो वो क्या कह रहे हैं? वो भक्ति कर रहे हैं या ज्ञान की बातें कर रहे हैं? या आपको चुनना है। रैदास क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कोई चीज निश्चित नहीं है, कोई चीज सटीक नहीं है, कोई चीज शुद्ध नहीं है, कोई चीज ये नहीं है, वो नहीं है। किसी समाज को इंगित करके कह रहे हैं कि वो अपने को शुद्ध कहते हैं, दुनिया में कुछ शुद्ध नहीं है। वो क्या अलग से हैं जो शुद्ध हो गए? शुद्ध तो कुछ होता ही नहीं है। कबीर कह रहे हैं कि दिन रात पोथी पढ़ते हैं, समझते हैं ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान उनको छू के भी नहीं गया है। ज्ञान तो वहां है जहां मोहब्बत है। क्या कर रहे हैं? कोई तर्क दे रहे हैं। आप उसको सामाजिक तर्क कह सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दर्शन शास्त्र भी पढ़े हैं, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में भी हैं, इंजीनियरिंग भी कुछ करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कहेंगे सामाजिक तर्क है। हम कहें कि भाई सामाजिक तर्क क्यों है? केवल तर्क क्यों नहीं कहते उसको, सामाजिक तर्क क्यों कहते हो? यहीं पे समस्या है और यही बात समझने की है। जब बहुजन स्वराज की हम बात करेंगे और उसकी पंचायत करेंगे तो उस पंचायत में का जो तर्क का विधान होगा, हर पंचायत का वैसे तो, लेकिन खास करके बहुजन पंचायत का जो तर्क का विधान होगा वो होगा जिसे विश्वविद्यालय वाले बड़ी कृपा करेंगे तो कहेंगे सामाजिक तर्क है, नहीं तो कहेंगे कोई तर्क नहीं है, उसका विश्वास है। वो मानते हैं ये कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ जिसकी वजह से कबीर पढ़ाए जाने लग गए, लेकिन कबीर को दर्शन विभाग में नहीं पढ़ाते हैं। ये बहुजन की जिम्मेदारी है कि कबीर दर्शन विभाग में पढ़ाया जाए। कबीर दर्शन का विषय है। कबीर को भाषा विभाग में पढ़ा करके चतुराई वाला काम न किया जाए। ये चालाकी का काम है, बदमाशी के काम है और बेईमानी के काम। हम गांधी से सहमत हो या ना हो, हम डॉक्टर अंबेडकर से सहमत हो या ना हो, डॉक्टर अंबेडकर को और गांधी को पॉलिटिकल साइंस में ना पढ़ाया जाए, उनको दर्शन विभाग में पढ़ाया जाए। उनका अपना दर्शन है, हम सहमत हो या ना हो। दर्शन विभाग में सबके दर्शन पढ़ाए जाते हैं। इनके भी अगर शंकराचार्य को पढ़ाया जा सकता है तो डॉक्टर अंबेडकर को क्यों नहीं पढ़ाया? बुद्ध को पढ़ा सकते हैं, बड़ी मजबूरी में शुरू किया है। हमारे पास में वो रहा करते थे मूर्ति जी, जिन्होंने बुद्ध की पढ़ाई शुरू की इस बीएचयू में। हम बीएचयू में रहते थे, वो ये 1950 के बाद की बात है। ये डिपार्टमेंट बन करके 50 साल हो चुके थे। इस देश में दर्शन के नाम पे केवल शंकराचार्य को पढ़ाया जाता था। अब शंकराचार्य को न पढ़ा करके कांट और हेगेल को पढ़ाने लग गए, सोक्रेटिस और प्लेटो को पढ़ाने लग गए, लेकिन कबीर को नहीं पढ़ाएंगे। कहां कितनी गहराई में आपको इस बात को समझना है कि बहुजन को जो अपनी बात सबके सामने पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक दुनिया में अपनी बात जो स्थापित करनी है उसके लिए, और ये बहुजन समाज के लोग ये जानते हैं। वो है एक भर्तृहरि के नीति शतक करके भर्तृहरि का एक श्लोक है 100 नीति शतक के। उसमें एक है, शुरू में ही है, अज्ञः सुखमाराध्य विशेषज्ञ, क्या है? सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। जो अज्ञानी है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, और जो विशेष रूप से ज्ञानी है उसको और आसानी से समझाया जा सकता है। दूसरी लाइन क्या है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरन रंजयते।
जिसको ज्ञान छू के चला गया है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो जब आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जिसको ज्ञान छू के चला गया है, वो अपने को विशेषज्ञ कहता है, विशेषज्ञ वगैरह कुछ नहीं है, ज्ञान छू के चला गया है। जिसको ज्ञान छू के चला गया है उसको कुछ जब समझाना हो, आप उसको डंडा मत मारिए, लेकिन हाथ में डंडा लेके जाइए। जब उससे बात करना हो तो हाथ में डंडा होना चाहिए। किसान हमेशा डंडा लेके जाता है सेल्फ डिफेंस में। हम नहीं कह रहे हैं उसे मारने के लिए डंडा हाथ में ले, लेकिन वो सब 4-6 जने मिलके आपको पीट देंगे। गलतफहमी में न रहिएगा कि वो डंडा नहीं, उनको डंडा चलाना नहीं आता है, लेकिन आपको पीटने के लिए वो डंडा चला देंगे और 4-6 जने मिल के चला देंगे। बहुजन का रास्ता लंबा है, बहुत लंबा शायद नहीं है, इतना लंबा नहीं है कि हम डर जाएं। उसकी गति को देखा जा सकता है, देखा नहीं। ये बहुजन स्वराज पंचायत उसी गति का परिचायक है कि किस गति से, किस ढंग से बहुजन को अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ना है। उस गंतव्य स्थान को हमने स्वराज, किसी ने कहा, हमारे मित्र हैं झांसी के, उन्होंने कहा कि ये गंतव्य स्थान न कहिए उसको, आप रोज उसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, तब जाकर के वो साधन भी है, साध्य भी है, स्वराज सब कुछ है। तो स्वराज की तरह तरह से अर्थ लगाए गए हैं, आप अपना अर्थ लगाइए। कोई आकर के गांधी जी ने क्या अर्थ लगाया बताने लग जाए और अड़ जाए कि यही अर्थ है, तो उससे कहिए कि आप इस हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं। गांधी जी में हिंदुस्तान अटता नहीं है, गांधी जी के मार्फत हिंदुस्तान दिखाई देता है, तमाम महापुरुषों के मार्फत हिंदुस्तान दिखाई देता है। कुछ के विचार ज्यादा प्रभावी हैं, कुछ के कम प्रभावी हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन स्वराज जैसा बड़ा विचार जो स्पिरिचुअल से लेकर के मटेरियल तक पूरी दुनिया, पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा जो ये है कैनवास है पूरा आपका, स्पिरिचुअल से लेकर मटेरियल तक का, उस पूरे के ऊपर स्वराज के नाम से कुछ न कुछ उकेरा हुआ है शुरू से लेकर अंत तक। वो एक किसी व्यक्ति की समझ या किसी एक या दूसरे की समझ में अट जाए, वो तो हर, जिस तरह कबीर जहां जाते हैं वहां के लोग कबीर का गायन बनाते हैं। हम लोगों ने लोक विद्या के मार्फत या लोक विद्या की समझ के मार्फत कबीर का एक री इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत कर दिया कि कबीर को यूं देखो, कोई और कबीर को कहता है यूं देखो। दिक्कत यह है कि जो कबीर के नाम पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, कबीर मरने के लिए चले गए कहीं और, उनका वो कबीर का जन्म नहीं हुआ कहते हैं, वो प्रकट हुए थे, प्राकट्य दिवस मनाने लग गए। ये सब जब बहुजन समाज ब्राह्मणों की नकल करने लगता है तब ये होने लगता है। बहुजन समाज अपनी पंचायत करे, अपने लोगों से वार्ता करे। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, इतने तरह के काम जानने वाले लोग हैं, इतने तरह से सोचने वाले लोग हैं, इतनी भाषाओं को जानने वाले लोग हैं बहुजन समाज में, ये सब लोग हैं। काहे को हम किसी और से बात करने के लिए जाते हैं। एक छोटी सी बात और कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, ये लंबा नहीं खींचना चाहिए। एक बार मैं हमारे यहाँ एक प्रोफेसर जामिया इंस्टीट्यूट में उनके साथ गया था, जसीडी यानी वो बैजनाथ धाम। कुछ वहाँ काम, एक बंगाल से, वो संथाल थे कि नहीं ये हमें नहीं पता लगा, कुछ मंडल उनका नाम था, वो संथाल नहीं रहे होंगे, जो भी रहे हो हम नहीं कह सकते, हम इतना पूरब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हमारे साथ मैं भी ब्राह्मण था और हमारे साथ जो गए थे सीनियर प्रोफेसर थे वो भी ब्राह्मण थे। आया तो थे वो सज्जन वहां, कुछ बातचीत शुरू हो गई। हम तो चुप थे क्योंकि वो हमारे साथ जो थे वो हमसे 20 साल सीनियर थे, प्रोफेसर थे। मैं नया नया आया था गांधीयन इंस्टीट्यूट में, उनके साथ घूमने के लिए गया था। उस आदमी ने इनसे कह दिया कि मैं ब्राह्मणों से बात ही नहीं करता।
अब ये हम इनको जेन्युइन आदमी समझते हैं, आज भी समझते हैं, और थे जेन्युइन आदमी थे, हमेशा दलितों के पक्ष में खड़ा होना भी जानते थे और लड़ना भी जानते थे। तो ये गुस्सा गए और कुछ फिर कहने की कोशिश की, तो फिर उसने कह दिया कि हम ब्राह्मणों से बात ही नहीं करते। हम नहीं कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों से बात ना करें, ये सुझाव हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि आप जिस तरह एक दिन उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या नवरात्र भर कुछ लोग उपवास करते हैं, उपवास या क्या व्रत रखते हैं, या जो भी कहिए, आप ये तो तय कर सकते हैं कि एक महीना अब मैं ब्राह्मणों से बात नहीं करूं। देखिए कितना मजा आएगा, प्रैक्टिस तो कीजिए। बहुजन को अपने सेल्फ रियलाइजेशन का एक स्पिरिचुअल एक्ट है। हम ब्राह्मणों से बात नहीं करेंगे एक महीना भर, प्रैक्टिस में तो लाइए, एक बार करके तो देखिए। उसके बाद जो लोगों ने ये तय किया, 10-20 लोग तय करें कि हम अगले महीने ब्राह्मणों से बात नहीं करेंगे। मत कीजिए, आपकी रोजी रोटी थोड़ा छिन जाएगी। अरे आप सरकारी कर्मचारी हैं तब भी आपका काम चलेगा, बोलिए मत, सुन लीजिए जो कह रहा है। अफसर ब्राह्मण हो सकता है, जो बोल रहा है सुन लीजिए, उससे कह दीजिए कि हम महीना भर ब्राह्मण से नहीं बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपकी बात सुन लेंगे, आपको कोई जरूरत होगी तो हम लिखित दे देंगे, बोलेंगे नहीं। कुछ रास्ता निकालिए, बीच का रास्ता निकालिए, लेकिन ऐलान कीजिए कि अगला महीना अब हम ब्राह्मण से बात नहीं करेंगे। करिए तो 5-10 लोग करिए, आपस में मिल बैठ करके तय करिए, हमारे कहने से मत करिए, आपस में मिल बैठ करके तय करिए कि एक बार करके तो देखा जाए। मत तय करिए, मत करिए, ये तो निर्णय आपको, भाई जिसको करना है उसको निर्णय लेना है। कितनों कोई भाषण करके चला जाए नवरात्र में व्रत रखना चाहिए, जिसको रखना है वही ना तय करेगा, किसी कहने से थोड़ा होगा। उसका मन करेगा तो रखेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं रखेगा। हम ये बस सुझाव भर आपके सामने दे रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, और वो अनुभव बड़ा कांटे का है। बड़ा जब्बर किस्म का आदमी था, अड़ गया, कहने लगा हम ब्राह्मणों से बात नहीं करते। अब आप खींचते रहिए, कितना खींचेंगे? आप कहिए रामचंद्र शुक्ल को पढ़े हो, कहे नहीं हम नहीं पढ़ते। कहो हजारी प्रसाद को पढ़े हो, वो तो दूसरी लाइन के हैं, कबीर पढ़ाने के आए होंगे, कबीर पढ़ाने, और सक्सेसफुल भी रहे होंगे और बढ़िया इंसान रहे होंगे, और उनका दर्शन भी पढ़ने लायक होगा। लेकिन और बहुत से दर्शन पढ़ने लायक हैं, हम हजारी प्रसाद का दर्शन नहीं पढ़ेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मत पढ़िए, हमने पढ़ा है हजारी प्रसाद को थोड़ा बहुत, और बहुत सीखने लायक भी बहुत कुछ मालूम पड़ा है। लेकिन कहीं कुछ संकल्प, किसी किस्म का संकल्प जिसे एक बहुजन संकल्प का नाम दिया जा सके। आप कहिए कि ब्राह्मण, ये बैठे हुए राम जी यादव सामने, हम पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो याद रह जाता है, तो बोलने में आ जाता है, लेकिन कहानी नहीं पढ़ते हैं। प्रेमचंद के कहानियां पढ़ी है, प्रेम उपन्यास नहीं पढ़ा है, एक भी उपन्यास प्रेमचंद का नहीं पढ़ा है, कहानियां पढ़ी है। वो 8 वॉल्यूम में आता है, उसमें से कुछ 2-3 वॉल्यूम के बराबर कहानियां पढ़ी, उससे ज्यादा पढ़ी नहीं है। इनकी एक किताब है आधा बाजा, रामजी यादव बैठे हुए हैं सामने, बहुजन प्रवक्ता हैं, और इनकी किताब पढ़ के हमारे समझ में यह आया कि बहुजन चेतना पर केंद्रित, बहुजन चेतना से हाका हुआ नहीं, हाकी नहीं जाएगी कहानी, किसी से हाकी नहीं जाएगी कहानी, तो कहानीकार बनाएगा वो, ना बहुजन चेतना से हाकी जाएगी ना किसी और चेतना से। लेकिन बहुजन चेतना प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हो रही हो, ऐसी कहानी तो हो ही सकती है। उस कहानी 4-5-6 कहानी पढ़ी, 3-4 कहानी पढ़ी, अच्छी लगी तो हम बाकी कुछ 10-12 कहानियां हैं, बाकी भी सब पढ़ गए। बहुत बड़ी कहानियां नहीं है, कोई 20 पेज की है, कोई 25, कोई 8-9 पेज की है, इससे ज्यादा छोटी किताब अगोरा प्रकाशन आधा बाजा। बहुजन चेतना का वो सब जो उनके क्या कहते हैं, जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं,
वे बहुजन चेतना के प्रतीक हैं। प्रतीक या जो भी भाषा आप जो भी इस्तेमाल करें, वो कहीं पर खोजें तो हम, जो हमें नहीं पता है उसे हम अपने लोगों के बीच में पहले क्या है वो खोजें। हम तुरंत क्यों पहुंच जाते हैं किसी और के पास तो जो पोथी पढ़ के बताता है। अपने लोगों के बीच में तो खोजें कि क्या है, कुछ संकल्प करना तो सीखें। और पहला संकल्प मेरी ओर से जो सुझाव है, पहला संकल्प ये है कि अगले महीने से या जब हमें उचित समय लगे, 1 महीना हम ब्राह्मणों से बात नहीं करेंगे। देखिए क्या मजा आता है। हो सकता है कि आपको ना आए मजा, आप कहें कि ये गलत रास्ता है। उसके बाद एक पंचायत रखिए, 20 जने जमा होइए, उसके ऊपर बात कीजिए कि ये सही रास्ता है या नहीं है। इसका अनुभव, संचित अनुभव क्या हमें आगे ले जाएगा, क्या उस पॉलिटिकल स्पेस के निर्माण में सहायक होने जा रहा है। यही सब बातें हैं और ये तो अंतहीन कहानी है। इसको मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और एक बात शुरू हो गई है, छोटे पैमाने पे शुरू हुई है। छोटे छोटे पैमानों पे बात होती रहे, हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सैकड़ों लोग हों। 400 लोगों में बात करने के लिए आपको बहुत सी वो बात करनी पड़ेगी जो 400 लोग सुनना चाहते हैं पहले से। यहां बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं जो वहां नहीं हो पाएंगी। शुरुआत तो की जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। बहुजन स्वराज पंचायतें की जाए, किसी और नाम से किया जाए। हमारे एक मित्र हैं यहाँ उड़ीसा से आए हुए हैं, वो नवनिर्माण के मार्फत वो बातें कर रहे हैं। नवनिर्माण के मार्फत ये बातें तो शुरू हों, लेकिन नामकरण महत्वपूर्ण जरूर है, चाहे जिस नाम से, चाहे जो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बस इसी से अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोगों को सबको नमस्कार। और विद्या आश्रम की ओर से ये आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ पे ये बहुजन स्वराज पंचायत हो सकी। और आशा है कि एक ऐसी शुरुआत हो जाएगी कि हम लोग को यहाँ क्या बात हुई थी उसकी ओर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी, हमेशा आगे ही देखते चले जाएंगे। बस इतना ही।